हम अध्ययन कर रहे थे सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 का, जिसमें से हमने महाजनपद काल का अध्ययन कर लिया है। तो आज उससे आगे पढ़ते हुए आज पढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे मैंने कि आपको बताया था कि पहले भारत में आया हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं उसको। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में आया वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर वैदिक सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का अंत होने के बाद में, यानी कि पतन होने के बाद में आया महाजनपद काल, जिसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसको मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर में भी है। तो उसके बाद में महाजनपद काल के बाद में जब फिर उसमें से एक जनपद था मगध जनपद, यानी कि जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद था मगध जनपद। तो मगध जनपद के में एक राजा था, उस राजा का नाम था गणनंद। तो गणनंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब ये बहुत लंबी स्टोरी है कि चंद्रगुप्त ने किस तरह से गणनंद को हराया, किस तरह से किया, लेकिन यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की मदद से गणनंद को हराया। अब कौटिल्य के अलग अलग नाम हैं, जैसे कोई उसको कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, कोई विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चलो आज से शुरू करते हैं मौर्य वंश। देखो मौर्य वंश की स्थापना किस तरह से हुई, तो आपको मैंने बता दिया कि 16 महाजनपदों में से एक जनपद था मगध जनपद। ठीक है, तो मगध जनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो उसमें से मगध साम्राज्य का पर अरेक वंश का शासन था। तो मौर्य वंश की स्थापना देखिए, ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर एक नंद वंश का एक विलासी राजा था गणनंद। इसको हराकर, यानी कि इस समय ही गणनंद के समय आपको पता होगा कि यूनानी शासक सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था, यानी कि वो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था सिकंदर। वो भारत भी पहुंच गया था लेकिन भारत में प्रवेश नहीं किया था। तो उस समय सिकंदर का भी आक्रमण हो गया था और साथ में ही गणनंद की जो गणनंद था वो प्रजा उससे असंतुष्ट थी। तो शीघ्र ही कौटिल्य गणनंद के दरबार में गया था। तो दरबार में जाने पर कौटिल्य का गणनंद ने अपमान किया था। अपमान करने के कारण कौटिल्य ने अपनी चोटी खोल दी थी और कहा था कौटिल्य ने गणनंद से कि जब तक मैं तेरे राज्य का समूल नाश नहीं कर दूं तब तक मैं मेरी चोटी को नहीं बांधूंगा। तो उसी ये एक किंवदंती है। तो कौटिल्य ने फिर चंद्रगुप्त को एक बालक था तो उस बालक को तैयार किया। उसको तैयार करने के बाद में उसको शिक्षा दी, उसको शस्त्र अस्त्र चलाना सिखाया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस गणनंद को हराकर एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश, जिसने डाली। अब मौर्य वंश देखिए, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व में शासक बना, यानी कि 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त पहला भारतीय शासक था जिसने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, यानी कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी कि संपूर्ण भारत को, लगभग संपूर्ण भारत को एक राजा के अंदर छतरी के नीचे आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत। नहीं तो पहले पूरा भारत अलग अलग कबीलों में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में जो यूनान का शासक था सिकंदर, तो उसका सेनापति था सेल्युकस निकेटर। तो सेल्युकस निकेटर को पराजित किया। पराजित करने के बाद में सेल्युकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी देकर और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। यानी कि चंद्रगुप्त के साथ ही सेल्युकस ने, यूनानी एक शासक था, उसने की थी। अपनी पुत्र के नाम क्या था? उसकी पुत्री का नाम हेलेना। और सेल्युकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भी भेजा। उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। ठीक है, क्या नाम था उसका? मेगस्थनीज।
अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत था, तो कौन सा था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। यानी कि मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक तमिल ग्रंथ अहनानूरू मुरनानूरू में ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया और उसने बाद में लास्ट में जाकर बुढ़ारे में यानी कि वृद्धावस्था में भद्रबाहु यानी कि भद्रबाहु एक जैन धर्म गुरु थे, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन प्रथा होती है जिसमें बिना खाने खाए बिना पानी पिए अपने शरीर को त्याग दिया जाता है, सलेखना प्रथा भी कहा जाता है उसको। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कर्नाटक में एक स्थान था श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, वहां पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया था। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। किसने दीक्षा दी? भद्रबाहु ने दी। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको बनाना आना चाहिए। आपके बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस तरह से किस तरह से जमाएं, और कॉम्पिटेंसी यानी कि प्रतियोगिता की तैयारी, क्योंकि 10वीं के बाद में बहुत सी प्रतियोगिता तैयारी करनी पड़ती है, तो इसमें से प्रतियोगिता के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनको भी याद कर सकते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना, यानी कि 298 में जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई तो 298 ईसा पूर्व में शासक बना। अब आप सोच रहे उल्टा कैसे चल रहा है? ये उल्टा ही चलता है, ईसा पूर्व चलता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे अभी अपने चल रहा है 2020 ईस्वी, क्या चल रहा है? 2020 ईस्वी चल रहा है, न कि ईसा पूर्व। ठीक है, तो जीरो से यानी कि ईस्वी चालू कब हुई? जीरो से, यानी कि जीरो से 2020, यानी कि जीरो से अपन कितने आगे आ गए? यानी कि 2020 वर्ष आगे आ गए। लेकिन जीरो वर्ष से पहले जो साल थे उनको ईसा पूर्व में गिनते हैं। किसने में गिनते हैं? ईसा पूर्व में। तो जैसे 298 है तो 298 जीरो से 298 वर्ष पहले, तो 298 यानी 300, यानी कि 2000 तो ये 300 यानी कि 2300 वर्ष पूर्व की बात ही है। ठीक है, समझ रहे? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार था, पुत्र था। इसको यूनानी शासक यानी कि यूनानी लेखक जो थे उसको क्या कहते थे? अमित्रोचेटस। यानी कि किस शासक का नाम अमित्रोचेटस है, या फिर वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसको शीसेन भी कहा गया है। यानी कि बिंदुसार के अलग अलग नाम मिलते हैं। नंबर 1 तो अमित्रोचेटस, एक भद्रसार, एक सिंहसेन यानी कि सिंह के समान देखने वाला और काली मां के तरह दिखने वाला। ठीक है, इसके जो मगध के शासनकाल में दिव्यदान एक जैन ग्रंथ है। दिव्यदान पुस्तक के अनुसार इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? 2। तो मैंने आपको बताया तक्षशिला उस समय एक ज्ञान का केंद्र भी था। भारत की प्रथम जो विश्वविद्यालय माना जाता है वो तक्षशिला ही माना जाता है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा। तो तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो पहले तो अशोक को भेजा, बाद में कौन गया? सुसीम गया। अब बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी शासक एक तो था एंटिकोस प्रथम, जिसने राजदूत को भेजा डायमेकस ने, और मिस्र का जो शासक था फिलाडेल्फस, उसने डियानिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो बिंदुसार के बारे में आपको ये याद रखना है। बिंदुसार के बाद में उसका जो पुत्र था अशोक, यानी कि सम्राट अशोक शासक बना। कब बना? 273 ईस्वी में। जैन अनुसूची के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने शासन कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक का अपनी भाइयों से बहुत युद्ध हुए और अंत में बहुत से भाइयों की हत्या करके बहुत से भाइयों को हराकर ही अशोक राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, ये कहा जाता है। अब अशोक का नाम कैसे आपको ज्ञात होता है? यानी कि दक्षिण भारत में 2 अभिलेख यानी कि 2 लिखे जाने वाले अभिलेख, यानी कि कौन कौन से? मास्की और गुजरा। मास्की और गुजरा 2 अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। यानी कि आपको कैसे मालूम चलता है कि बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक कैसे था? तो मास्की और गुजरा अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है, और जबकि अभिलेखों में अशोक को अलग अलग उपाधियां भी दी गई है, जैसा देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, यानी कि
किस शासक को देवाना प्रिय कहा जाता है, यानी कि देवताओं का प्रिय शासक, या देवाना प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय शासक कौन था, अशोक था, इसके बारे में कहा जाता है। इसके बाद में इसके कुछ पुत्र भी थे, यानी इसका अशोक का विवाह भी हुआ, लेकिन इसका विवाह के मत में अलग अलग राजकुमारियों का उल्लेख है। लेकिन एक बात तो ये है कि इसकी एक पुत्री संघमित्रा और मेंदर जो श्रीलंका भी गए थे, यानी कि श्रीलंका देश में भी गए थे। अभिलेखों में इसकी पत्नी का नाम क्या मिलता है, कारुवाकी मिलता है। ठीक है, इसके बाद में सम्राट अशोक ने कश्मीर पर भी आक्रमण करके मिला लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसका जो घटना थी वो थी कि इसके राज्याभिषेक के, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इसका जो वास्तविक जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि इसमें दिया हुआ है 273 ईसा पूर्व। लेकिन 4 वर्ष ये अपने भाइयों से लड़ता रहा। 4 वर्ष के भाइयों से लड़ने के बाद में इसको वास्तविक रूप से सत्ता मिली। सत्ता मिलने के बाद में ये सम्राट बना। तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया, कलिंग पर। कलिंग पर आक्रमण करने पर इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। तो उन लाखों लोगों के मारे जाने पर बहुत सारा रक्तपात होने के बाद में इसका हृदय पिघल गया, और हृदय पिघलने के बाद में इसने एक धर्म स्वीकार कर लिया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। यानी कि अशोक ने किस युद्ध से यानी कि किस युद्ध के बाद में ही कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य की जो कलिंग थी, कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली या धौली बताई गई है। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म श्रम निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर ग्रहण किया था। यानी कि जैसे आपने पूछा था कि जो इसके दादाजी थे, अशोक के दादाजी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, भद्रबाहु ने। उसी तरह इस तरह से पूछ सकते हैं कि अशोक को धर्म इसकी बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो आपको ध्यान रखना है श्रम निग्रोध और उपगुप्त ने इसको दी थी। बाद में अशोक ने कौन कौन से निर्माण कराए, देखिए क्या क्या किया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने निवास के लिए 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिसे सुदामा, चापाड़, विश्वजोपड़ीकरण, यानी कि 4 झोपड़ियों का निर्माण कराया। इसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, यानी बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि इसने भूमि कर की दर कितनी की, तो इसने 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई। यानी कि इसके बारे में कुछ है जिसे आपसे पूछ सकते हैं कि अशोक के समय भारत के बाहर कौन कौन से राज्य थे जो स्वतंत्र रूप से रहते थे, यानी कि अशोक के साम्राज्य से बाहर थे। तो चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांडे, ये सब केरल, ये सब स्वतंत्र थे। ठीक है, इसी तरह अशोक ने स्वयं को शिलालेखों में स्वयं को बुद्धिशाली कहा है। अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो आपको कितना याद है। पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि देवानाम पीरियड किस शासक को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था। तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं अशोक ने कौन से युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि बौद्ध धर्म को मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको याद हुए होंगे, यानी कि आपको याद होंगे। अब अशोक ने बौद्ध धर्म से कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किया। नंबर 1 दम। दम क्या था, देखो अशोक का जब हृदय पिघल गया तो पिघलने के बाद में अब अशोक एक नैतिक सिद्धांत पर चल पड़ा। तो अशोक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उनको क्या कहा गया, दम कहा गया। यानी कि जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया उनको क्या कहा गया, दम कहा गया। अब जो दम की जो परिभाषा है वो दूसरे वो 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। तो आपसे पूछ ले कि दम क्या है, तो ठीक है ना, ये है। अब दम में बहुत सी चीजें लिखी हुई है, जिसे आपको विश्व कल्याण करना है, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना है, गुरु के प्रति आदर करना है, मित्रों परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों आदि की, ये बहुत सारी चीजें जो नैतिक नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका भी है। इसी तरह अशोक ने एक बाबरू शिलालेख जयपुर में है, बाबरू शिलालेख, इसमें त्रिरत्न का प्रतिपादन किया है, बुद्ध के त्रिरत्न को। अगर आपने नवीं में पढ़ा होगा बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ के त्रिरत्न का प्रतिपादन किया है। सांची, सारनाथ, यानी कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सारनाथ का स्तंभ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है बौद्ध स्मारक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, सारनाथ का स्तूप कहाँ है, उत्तर प्रदेश में।
आपको पता होगा सारनाथ में ही अशोक चिन्ह लिया गया है, जिसपे तीन शेरों की, यानी कि आपकी जो सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, उन पर एक अशोक चिन्ह बना हुआ है। अशोक चिन्ह कहाँ मिला है? सारनाथ के वहां से, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके बहुत सारे शिलालेख खुदाए, यानी कि भारत का प्रथम शासक कौन था? अशोक। अशोक प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम शिलालेखों को खुदवाया, शिलालेखों को लिखने की प्रथा डाली। तो इसके जो प्रथम शिलालेख थे उसमें किसने कहा गया है कि किसी भी यज्ञ में पशुओं का वध ना किया जाए, ठीक है, किसी भी वध में पशुओं का वध निषेध कर दिया इसने, यानी कि इससे पहले हो सकता था कि पशुओं का वध किया जाता है। मैंने बताया था आपको धम्म क्या है, तो उसी तरह धम्म यात्रा क्या थी, यानी कि अशोक से पूर्व जो शासक थे तो वो यात्राएं करते थे, विहार यात्रा, जिसमें पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन अशोक ने इन यात्राओं को बंद करा दिया, अब धम्म यात्रा चालू कर दी, जिसमें क्या किया गया कि बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई और ब्राह्मणों, श्रमणों और वर्दों को स्वर्ण दान दिया गया, यानी कि दिया जाता था, यानी कि बुड्ढों को या ब्राह्मणों को, श्रमणों को सोना दिया जाता था, ठीक है। धम्म यात्रा क्या है समझ गए, धम्म क्या है समझ गए, अनुसंधान क्या है अब देखिए, यानी कि अनुसंधान क्या है देखिए, यानी कि जो अशोक के राज्य के जो कर्मचारी थे, जो विद्वान थे, उनको हर 5वें वर्ष में धर्म प्रचारित यात्रा पर भेजा जाता था, उसको अनुसंधान कहा गया। यानी कि कर्मचारियों को हर 5वें वर्ष में यात्रा पर भेजा जाता था, उनको क्या कहा गया? अनुसंधान कहा गया। धम्म महामात्र क्या है? राज्याभिषेक के समय उसने 14 वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अब धम्म महामात्रा का काम क्या है? धर्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, यानी कि धम्म याद हो गया आपको, अनुसंधान याद हो गया, धम्म यात्रा याद होगी और धम्म महामात्र याद हो गई। इसी तरह अभिलेख कौन कौन से थे? मैंने पहले बताया कि अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, और उसकी जो ये अशोक को जो अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा किससे मिली, ध्यान रखना कि इसको प्रेरणा ईरान का शासक था राजा दारा भी बोल सकते हैं, डेरियस प्रथम भी बोल सकते हैं, यानी कि ईरान का शासक दारा था, डेरियस प्रथम, उससे ही प्रेरणा लेकर अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली। यानी कि आप सोच सकते हो कि प्राचीन काल में भी भारत के राजाओं के विदोषों से संबंध थे, यानी कि वो प्राचीन काल में भी भारत के लोग, यानी भारत के शासक जानते थे कि नाव यानी कि समुद्र पार क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब जो अशोक ने जो अभिलेख लिखे कौन सी भाषा में लिखे? उसने ब्राह्मी लिपि में लिखे। कौन सी लिपि में लिखे? ब्राह्मी लिपि में लिखे। लेकिन कुछ क्रोष्टी लिपि में प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रोष्टी लिपि में केवल 2 ही अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो मनसेरा और साहबजगढ़ी, ठीक है। अगर हम देखें कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में, यानी कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इसी तरह अशोक से प्रभावित होकर श्रीलंका का शासक था राजा तिस्क, उसने भी देवानाम पिरे की उपाधि धारण कर ली थी। बाद में 40 वर्ष तक शासन किया अशोक ने, और 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जो मौर्य साम्राज्य के जो इसके बाद के शासक थे वो इतने निपुण नहीं थे, यानी कि आगामी जो 50 साल तक इनके जो उत्तराधिकार थे अशोक के, वो ऐसे नहीं हुए। जैसे अशोक के बाद में जिसका पुत्र बना कुणाल शासक, वो अंधा था, अंधा होने के कारण इसके कुणाल के जो पुत्र था सुसीम, उसने शासन कर लिया। इस तरह से अलग अलग शासन थे इस पे। तो राज तरंगी के अनुसार जो शासन था कुणाल का, उसमें अलग अलग शासन हुआ था। अब कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रपति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने मगध की शासन किया, और इस तरह से आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वरदरथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट माना जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कल पढ़ेंगे हम मौर्य प्रशासन, यानी कि मौर्य प्रशासन पर भी एक वीडियो अच्छे से बन सकता है, और उम्मीद है कि आप इनमें से अनेक प्रश्न बना सकते हैं। मैं आपको प्रश्न बना के बता सकता हूँ किस तरह से आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे अशोक जो सम्राट अशोक था, तो सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? अशोक ने अपने अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे? अशोक कितने सिंहासन पर कौन सी ईस्वी में बैठा?
इसने कितने वर्ष तक शासन किया, इसके पिताजी का नाम क्या था। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन है जिनके बारे में आप फटाफट प्रश्न बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको दीजिए। धन्यवाद। तो कक्षा 10 का अगला जो टॉपिक बनाएंगे मौर्य प्रशासन। धन्यवाद।